नमस्कार जी। कविता जब भी अपने पति से अपने खर्चे के लिए रुपए मांगती तो उसका पति कहता माँ से ले लो। और जब वह अपनी सास से मांगती तो सास उसको छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसाती और कहती तुम तो बचत ही नहीं करती। जबकि आए दिन सास अपनी बेटियों को घर बुला लेती और हजारों उनकी आवभगत में खर्च कर देती। तंग आकर कविता ने ऑनलाइन काम शुरू कर लिया और लाखों कमाने लगी। सास ने बहू के जब बदले तेवर देखे तो बहू को चरित्रहीन साबित करके घर से निकाल दिया। कविता का पति एक दिन डिवोर्स के पेपर देने जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी हैरत की सीमा ना रही। क्योंकि सामने अभय मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कविता का पति अभय ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। वह अभी भी किचन से उसका टिफिन तैयार करके लाई थी। अभय ने कविता के हाथ से टिफिन ले लिया। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी और साथ साथ उससे पूछने भी लगा कि क्या बात है। अबे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे अपना नया सूट लेना है। आप तो जानते हैं कि मेरे भतीजे का मुंडन आने वाला है। वो चमकती नजरों से उसकी ओर देखने लगी। वह अपने भतीजे के मुंडन के लिए बहुत उत्साहित थी। कविता मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम माँ से ले लिया करो। मैं हर महीने उन्हें घर के खर्चे के लिए पैसे देता हूँ। वह व्यस्त से अंदाज में कहते हुए में लैपटॉप डालने लगा। वह बेचारी मुंह बिछोड़ कर रह गई क्योंकि वह उससे यह नहीं कह सकती थी कि उसकी सास तो उसे पैसे ही नहीं देती। इससे पहले कि वह पति से कोई और बात करती वो कमरे से बाहर निकल गया और वह तो ऑफिस चला गया। मगर कविता बेचारी सर पकड़ कर बैठ गई। उसकी आंखें भी नम हो रही थी। जब से उसकी शादी हुई थी वह एक अजीब उलझन में फंस गई थी। जब भी वह अपने पति से अपनी जरूरत के लिए पैसे मांगती तो वह कहता कि माँ से ले लो। और जब वह अपनी सास के पास पैसे लेने के लिए जाती तो वह उसे हजार बातें सुना देती। वो बेचारी अब यही सोचने लगी थी कि अब वह क्या करे, क्योंकि उसे सूट तो लेना ही था। फिर हिम्मत करके वह कमरे से बाहर निकल आई। उसे अपनी सास से भी बात करनी थी। सास कमरे में बैठी मोबाइल पर अपनी बेटी से बात कर रही थी। वो उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। उसे वहां पर आए हुए लगभग 12 मिनट हो चुके थे। मगर वह तो बस अपनी बेटी से ही बात किए जा रही थी। वह देख चुकी थी कि उनकी बहू कब से उनका इंतजार कर रही है, मगर वह तो उसे देखकर नाक मुंह चढ़ा गई और मुंह दूसरी ओर फेर कर हंस हंस के बेटी से बातें करने लगी। वह ऐसी ही थी, हर समय की ही बेटियों से फोन पर बातें करती रहती और कविता बेचारी को घर का सारा काम करना पड़ता क्योंकि वह एक सीधी और कम बोलने वाली लड़की थी। वह अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना चाहती थी। इसीलिए आज तक अपनी सास की असलियत अपने पति को ना बता पाई। मगर अब वह थक चुकी थी। उसकी इच्छाएं तो उसके दिल में ही दबती जा रही थी। जब उसकी सास कॉल कट करके उस सवाली लिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। माँ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, अबे ने कहा है कि मैं आपसे ले लूं। वो बेचारी डरती डरती कांपती हुई आवाज के साथ कह रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अब उसकी सास ना जाने उसे क्या क्या बातें सुनाएगी। क्योंकि वह जब भी उनसे पैसे मांगने के लिए आती तो वह उसे कहती कि तुम तो एक फूक लड़की हो। तुम्हें तो पति की कमाई उड़ाने का शौक है। कुछ पैसे बचा भी लिया करो। क्या करना है तुम्हें पैसों का? सारा दिन तो तुम घर में बैठी रहती हो। तुम्हारे कौन से कारोबार चल रहे हैं जिसके लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है? कविता की सास ने बिल्कुल वही जवाब दिया था जो वह सोच रही थी। मगर वह यह नहीं सोच रही थी कि वह इतने गुस्से से जवाब देगी। वह तो कह रही थी कि उसके कौन से कारोबार चल रहे हैं। मगर अब अगर उसके
कारोबार चल रहे होते तो वह क्यों उनसे पैसे मांगती। वह बेचारी तो पाई पाई के लिए अपनी सास पर निर्भर होकर रह गई थी। उसका पति अच्छा कमाता था, मगर उसके पति में बस एक ही कमी थी कि वह सारी सैलरी लाकर माँ के हाथ पर रख देता और वह बेचारी खाली हाथ रह जाती। माँ जी को आपको तो पता है कि मेरे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है। मुझे रविवार के दिन उसके मुंडन में जाना है। उसी के लिए मैं नया सूट लेना चाह रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई ढंग का सूट ही नहीं है। अब वह भी कांपती आवाज के साथ उन्हें पैसे मांगने का कारण बता रही थी। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था कि वह अपनी सास से पैसे मांगे, मगर उसे पैसों की बहुत आवश्यकता थी। वह अपने मायके में अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती थी, क्योंकि उसकी सारी बहनें और कंजिन नए सूट ले रही थी। अरे वाह! यहाँ तो पति की कमाई को अच्छे तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। मेरा बेटा कोई मिनिस्टर नहीं लगा है हुआ है, जो तुम्हारी फालतू की इच्छाओं को पूरा करता रह फिरे। वह सारा दिन गधों गधों की तरह काम करता है, मगर तुम्हें तो उसकी कोई चिंता ही नहीं। वो उसकी इतनी सी बात पर फट पड़ी थी। उनके कड़े तेवर देखकर तो कविता बेचारी घबरा गई। उसके मुंह पर पसीना आने लगा था। वह एक भोली भाली सी लड़की थी। वो खामोशी से सर झुकाए उनकी बातें सुन रही थी, और उसकी सास तो बस बोलती ही जा रही थी। उन्हें तो उसे अपमानित करने का मौका मिल गया था। तुम्हें तो नए कपड़ों की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने देखा है, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, उसी में से कोई पहन लो। और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है। महीने का अंत चल रहा है, घर का खर्च भी तो पूरा करना है। मगर तुम क्या जानो कि घर कैसे चलाया जाता है। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। वह तो अब उसकी परवरिश पर भी बातें सुनाने लगी थी। अब कविता में इतनी हिम्मत ना थी कि वह फिर से उनसे पैसे मांग सके। उसके पास कोई नए कपड़े ना थे, सारे कपड़े ही पुराने हो चुके थे। वो खाली हाथ सास के कमरे से बाहर निकल आई। सास के कमरे से निकलने के बाद वह अपने कमरे में नहीं गई थी, क्योंकि उसे अभी किचन का काम भी करना था। रात को उसकी सास ने उसे बताया था कि आज उसकी तीनों ननदें घर रहने के लिए आने वाली है। वह अब सिंक पर खड़ी बर्तन धो रही थी और यही सोच रही थी कि अगर उनके पास पैसे नहीं है तो फिर कैसे अपनी बेटियों को बुला रही है। क्योंकि जब वह आती तो उसकी सास बहुत खर्चा करती थी। वो किचन में खड़ी अभी यही सोच रही थी कि अचानक में से मोहल्ले का एक लड़का आया, जिसके हाथ में बड़े बड़े थैले थे। वह सामान के थैले कविता के हवाले करके निकल गया, और साथ में यह भी कहा गया था कि उसे मौसी ने बाजार से चीजें लेने के लिए भेजा था। जैसे ही कविता की नजर बिल पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए पूरे 9,000 का सामान मंगवाया था। जब उसने थैले को खोल कर देखे तो उसमें दुनिया जहान की हर चीज रखी थी। चिकन और मछली से लेकर खाने पीने की सारी चीजें ही उसमें थी। उन्होंने अपने नवासों के लिए बहुत से खाने पीने की चीज मंगवाई थी। यह देखकर तो उसकी आंखों से आंसू ही निकल आए, क्योंकि अभी उन्होंने कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है, और अब खुद इतनी ज्यादा चीजें मंगवा ली थी। जबकि इस बेचारी को तो बस 2-2.5 हजार ही चाहिए थे। मगर वह बेबस थी। वह आज तक अपने माता पिता की परवरिश के कारण ही खामोश थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे हमेशा यही समझाया था कि बेटियों का काम घर को जोड़ना होता है, ना कि तोड़ना। वो चुपचाप सारे सामान को किचन में लगे कैबिनेट्स में सेट करने लगी। चिकन और मछली उसने फ्रिज में रख दी थी। फिर किचन का काम खत्म करके आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई। अभी 15 मिनट ही हुई थी कि उसकी सास दनाती हुई उसके कमरे में आ गई। महारानी जी, अगर तुमने आराम से
फुर्सत मिल गई हो तो आकर शाम के खाने की तैयारी ही कर लो। अभी सिर्फ दोपहर का 2:30 बजा हुआ था और वह उसे शाम के खाने की तैयारी करने के लिए बोल रही थी। सास की बात पर वह बेचारी हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो अभी 2:30 बज रहे थे। माँ जी, अभी तो बहुत समय पड़ा है। वो धीमे से स्वर में घड़ी की ओर इशारा करते हुए बोली, मुझे लगता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। चलो मैं फिर से बता देती हूँ। कुछ देर में ही तुम्हारी ननदे आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले सब कुछ तैयार हो जाए। वो गुस्से से उस पर चिल्लाने लगी थी। उनका गुस्सा देखकर तो वह तुरंत बिस्तर से नीचे आ गई। वह उस पर चिल्लाने के बाद कमरे से बाहर निकल गई थी और वह भी उनके पीछे पीछे किचन में आ गई। उसकी सास ने काम की एक लंबी डिश उसके हाथ में थमा दी और खुद किचन से बाहर निकल गई। उसकी सास यह चाहती थी कि उनकी बेटियों के आने से पहले सब कुछ तैयार हो जाए। कविता भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी सास क्या चाहती है। वह चुपचाप काम पर लग गई। काम करते करते शाम होने लगी थी। इतनी देर खड़े रहने के कारण उसकी कमर दोहरी हो गई थी। वह सारा काम खत्म कर चुकी थी। अब उसे सिर्फ आटा ही गूंदना था। मगर अब तक उसकी ननदों का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो शाम को ही आना था। उसकी सास ने तो जानबूझकर ही उसे झूठ बोला था ताकि वह सारा काम खत्म कर ले। आटा गूंद कर रखने के बाद वह किचन से बाहर निकल आई, क्योंकि किचन में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। जैसे ही वह बाहर आई तो दरवाजे पर बेल बजने लगी। उसने दरवाजा खोला तो उसकी तीनों ननदें अपने बच्चों समेत बाहर खड़ी थी। उसने अपनी ननदों को नमस्ते किया तो वह जवाब दिए बिना ही घर के अंदर आ गई, क्योंकि उनकी माँ फोन पर उन्हें भाभी के खिलाफ भड़काती रहती थी। कविता बेचारी अपना छोटा सा मुंह लेकर रह गई और फिर दरवाजा बंद करने के बाद उनके पास ही आ बैठी थी। सास बड़े प्यार के साथ अपनी बेटियों के गले मिल रही थी। यह देखकर तो कविता की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि वह भी अपनी माँ के घर रहने के लिए जाना चाहती थी। मगर हर समय उसकी सास उसे यही कहकर रोक लेती कि अगर तुम मायके चली गई तो फिर घर का काम कौन करेगा। इस समय मैं कविता यही सोच रही थी कि आए दिन ही उसकी ननदें उसके घर आ जाती है तो फिर उनके घरों का काम कौन करता होगा। फिर उसने अपने पल्लू से अपनी आंखें साफ की, क्योंकि वह किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अब यहीं पर बैठी रहोगी या कोई खाने पीने की व्यवस्था भी करोगी? उसकी सास ने आंखें दिखाते हुए कहा। सास के कहने पर वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और किचन में आ गई। वह सबके लिए फ्रेश जूस बनाने लगी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। उसने सोचा कि खाने से पहले कुछ ठंडा ही कर दे। जूस के साथ साथ उसने फ्रूट्स भी काट लिए थे। 20 मिनट के अंदर ही वह सब कुछ तैयार करके सास के कमरे में ले आई। मगर जैसे ही वह कमरे में एंटर हुई तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सास बेटियों से उसकी बुराई कर रही थी और कह रही थी कि वह घर का कोई काम नहीं करती और सारा काम उसकी सास को ही करना पड़ता है। मगर जैसे उसकी सास ने उसे देखा तो चुप होकर बैठ गई। उसने सबके सामने ट्रे रखी तो सब जूस के गिलास उठाते गए। बच्चे तो कमरे से बाहर खेल रहे थे। वह सारे घर में उधम मचा रहे थे। वो खुद भी एक गिलास उठाकर अभी कुर्सी पर बैठी थी कि उसके सास फिर से उसे आंखें दिखाने लगी। पता नहीं वह क्या चाहती थी। कविता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर फिर वह समझ गई कि वह उसे यहाँ से जाने का कह रही है। वह बेचारी हाथ में गिलास पकड़े कमरे से बाहर निकल आई। सास के ऐसे व्यवहार से उसका दिल बहुत दुखा था और यह कोई पहली बार नहीं हुआ था। जब भी उसकी ननदें आती तो उसकी सास उसे कमरे से बाहर भेज दिया करती थी।
वह फिर से किचन में आ गई, क्योंकि अभी उसे रोटियां भी बनानी थी। बर्तन सेट करने के बाद उसने जल्दी-जल्दी रोटियां भी बना दी। शाम हो चुकी थी और उसका पति भी ऑफिस से वापस आ चुका था। अब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। एक वही थी जो किचन में खड़ी रोटियां बना रही थी, क्योंकि उसकी सास ने कठोरता से कह दिया था कि उन्हें गर्म रोटियां ही चाहिए। सब लोग अब खाना खा चुके थे। सारा काम खत्म करने के बाद जब वह कमरे में गई, तो उसका पति सो चुका था। यह देखकर तो उसकी आंखें फिर से भर गई। वह तो अपने पति के साथ अपने दुख सुख बांटना चाहती थी, और अभी तक उसके सूंठ वाली परेशानी भी हल नहीं हुई थी। सारी रात ही वह आंसू बहाती रही। सुबह के करीब उसकी आंख लग गई थी, मगर उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि नाश्ते की व्यवस्था भी उसे ही करनी थी। वह तो बस इस घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। उसकी ननदें 2 दिन तक उसके घर में ही रही थी, और वह इन 2 दिनों में गनचक्कर बनकर रह गई थी। आज शाम को ही वह अपने अपने घर वापस लौट गई थी। कल रविवार था, यानी उसे अपने भाई के घर मुंडन में जाना था। उसका दिल बहुत उदास हो रहा था। उसने फोन उठाया और अपने दोस्त से बात करने लगी। वह अपने दोस्त से हर बात शेयर किया करती थी। उसने जब अपने दोस्त को अपनी परेशानी बताई, तो उसने उससे एक ऐसी बात कही कि उसकी आंखें चमक उठी। वह उसे ऑनलाइन काम करने का कह रही थी। कविता ने भी सोच लिया कि अब वह ऑनलाइन काम ही करेगी। वो अपने भाई के घर मुंडन पर भी नहीं गई, क्योंकि वह सबके सामने अपना अपमान नहीं करवाना चाहती थी। उसने तबीयत खराब का बहाना बना लिया। फिर कविता ने अपने उसी दोस्त से मिलकर ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। समय तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। वह लैपटॉप पर बैठकर घर में ही काम किया करती थी। 4 महीने के अंदर ही अंदर वह सारा काम सीख गई। उसकी सास उसके बदलते तेवर देख चुकी थी, क्योंकि वह आए दिन बहुत ज्यादा शॉपिंग करके आती। यह तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जरूर कोई तुम घटिया काम कर रही हो। वह अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी कि उसकी सास गुस्से से चिल्लाती हुई उसके कमरे में आई। वो उन्हें बता भी चुकी थी कि वह ऑनलाइन काम करती है, मगर फिर भी उसकी सास को विश्वास नहीं आया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कोई ऑनलाइन काम नहीं कर रही, बल्कि तुम तो एक बचपन बचलन औरत हो बदचलन औरत हो, और जरूर कोई घिनौना काम कर रही होगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, मगर वह तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी, और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई थी, और फिर उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वह रोती रही, मगर उस पत्थर दिल औरत पर कोई असर नहीं हुआ। जब रात को कविता का पति घर वापस आया, तो उसकी सास ने उसे कविता के खिलाफ भड़का दिया। उसने कहा कि उसने कविता को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है। उसका पति भी अब उससे मुंह फेर चुका था। वह अपने पिता के घर में बैठी आंसू बहा रही थी। उसके माता पिता भी उसको लेकर बहुत चिंतित हो रहे थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही तो उन्होंने बेटी की शादी की थी। वह हर समय अपने पति को याद करके आंसू बहाती रहती थी, मगर अब उसे पैसों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद कमाने लगी थी। मगर फिर भी पति की कमी उसे बहुत ज्यादा महसूस होती थी। उसे अपने पिता के घर रहते हुए लगभग 4 महीने होने को थे, मगर अभी तक उसके पति ने उससे कोई बात नहीं की थी। फिर एक दिन उसकी सास ने अपने बेटे को भड़काया कि वह कविता को डिवोर्स दे दे, तो वह ऐसा पागल हुआ था जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी।
पत्नी के से डिवोर्स के पेपर पर साइन कराने के लिए ससुराल पहुंच गया, मगर सामने का दृश्य देखकर तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। बहुत सी लड़कियां जिनके पास लैपटॉप थे, वह कविता के पास काम सीखने के लिए आई हुई थी। पहले तो वह कुछ समझ ही नहीं पाया, मगर फिर उसके पति को सारी सच्चाई समझ आ गई, क्योंकि अब तक तो वह यही समझ रहा था कि कविता कोई गलत काम करती है, मगर आज उसने अपनी आंखों से देख लिया था। उसकी आंखों से आंसू बहाने बहने लगे, क्योंकि वह भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, मगर माँ की बातों में आकर ही वह उसे डिवोर्स देने चला आया था। कविता भी उसे देख चुकी थी। पति को इतने महीने बाद देखकर उसकी भी आंखें से आंसू निकल आए। वह कविता के पास गया और उसे गले से लगा लिया। कविता भी उसके गले से लगकर फूट फूट कर रो दी। कविता उसके सामने अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रही थी, मगर अभय ने उसे चुप करा दिया, क्योंकि वह सब कुछ जान चुका था। फिर वह उसे मनाकर अपने घर ले आया। उसकी सास कविता को वहां पर देखकर खुश तो नहीं हुई थी, मगर बेटे के कारण वह भी मजबूर थी। धीरे धीरे उन्हें भी कविता के काम की सच्चाई मालूम हो गई, तो वह भी बहू की कदर करने लगी, क्योंकि वह अब अच्छे पैसा कमा रही थी। कविता भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसे एक के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। वह हर समय यही सोचती थी कि हर औरत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ताकि उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अब उसने अपनी एक बहुत बड़ी एकेडमी भी खोल ली थी, जिसमें वह लड़कियों को ऑनलाइन काम सिखाती थी, क्योंकि वह यह नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वह किसी और लड़की के साथ भी हो। उसकी सास को भी एहसास हो गया था कि उन्होंने अपनी बहू के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब सब कुछ खुलकर उनकी आंखों के सामने आ चुका था। पहले भी वह जानती थी कि उनकी बहू कोई गलत काम नहीं करती, मगर फिर भी जानबूझकर उसने अपनी बहू को घर से निकाल दिया था, क्योंकि वह उसे शुरू से पसंद नहीं करती थी। मगर अब जब वह इतना कमाने लगी थी, तो उसकी सास भी उसकी कदर किए बिना नहीं रह सकी। सच ही कहते हैं कि हर किसी को अपने लिए कमाना आना चाहिए, ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।